हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टीडीएस से है। आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि टीडीएस क्या है, क्यों है, किसके लिए है। इसमें जितने भी न्यू अपडेट आए हैं उसके हिसाब से मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि टीडीएस में कौन कौन से टॉपिक पे काम होता है, किस तरीके से काम होता है, इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर एंड डिडक्टिव किस तरीके से आपको जर्नल एंट्री को लेना होता है, इनकम टैक्स का स्लैब हो या फिर टीडीएस का चार्ट हो, वो क्या कहता है। तो आज मैं बिल्कुल ही आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहे। और दोस्तों, हमारा टीडीएस एंड टीसीएस के ऊपर लाइव सेशन 15 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस के ऊपर हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, चाहे वो आपका टीडीएस एंड टीसीएस का रूल हो, इसकी अकाउंटेंसी हो, इसका रिटर्न फाइलिंग हो, रिटर्न को रिवाइज करना हो, चालान को ऐड करना हो, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शॉर्ट डिडक्शन या फिर इंटरेस्ट का नोटिस आया है, वो किस तरीके से आप लोग इसे दिखाओगे, ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में और कंपनी के रियल डाटा के साथ आपको इस लाइव सेशन में सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड आप टीडीएस एंड टीसीएस पे हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप इस हमारे लाइव सेशन को आप जरूर ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारे ऑफिशियल वेबसाइट द अकाउंट्स डॉट इन को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो कि टीडीएस से टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से। इसका क्या माने हुआ कि आपके पास से कोई भी अगर बिल आता है, अगर वो टीडीएस के हिसाब से उसमें फॉल करता है, यानी कि उसका डिडक्शन अगर करना होता है, क्योंकि इसके लिए आपको पता है कि इसमें टीडीएस का रेट होता है और इसमें आपका पूरा कंप्लीट टीडीएस का एक रूल होता है। तो अगर उसमें फॉल करता है तो पेमेंट करने से पहले ही आपका उसका डिडक्शन कर लेना है। इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से। जैसे मान के चलो कि आपके पास से 1 लाख रुपए का कोई बिल आता है, आपने उस पर 10% का टीडीएस काटना है। तो इसका क्या माने हुआ, आप 10,000 रुपया टीडीएस का डिडक्शन करोगे और 90,000 रुपया सामने वाले को पेमेंट करोगे। ये तो वह बिल के अगेंस्ट में। अगर आप किसी के एडवांस पेमेंट भी करते हैं और वो टीडीएस में अगर वो फॉल करता है, तो एडवांस पेमेंट करने से पहले भी उसका जो भी टीडीएस का रेट होगा उसके हिसाब से आपको टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का माने ही मतलब यही होता है कि भुगतान करने से पहले, चाहे वो आपका बिल के अगेंस्ट में हो या फिर एडवांस के अगेंस्ट में हो, पेमेंट करने से पहले आपको उसका डिडक्शन कर लेना है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब अगर इसके ऊपर आपको काम करना है तो दो चीज का जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने सबसे पहला आपका है टीडीएस फॉर एम्प्लॉय, जिसका एक सेक्शन होता है 192। इसके अलावा आपका होता है टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय। अगर आपको टीडीएस में महारत हासिल करना है तो इस दोनों को आपको पूरा डिटेल में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग ये देखते हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर टैन, क्योंकि आपको पता है कि अगर टीडीएस के ऊपर काम करना है तो इसके लिए टैन का नंबर होना इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से जीएसटी के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी होता है, इन द सेम वे अगर आपको टीडीएस या फिर टीसीएस के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आपके पास टैन नंबर का होना जरूरी है। अब ये जो टैन नंबर है, क्या हर एक कंपनी को या हर एक इंडिविजुअल को लेना होगा? इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि व्हेन वी मेक पेमेंट टू एनी पर्सन और कंपनी एज पर इनकम टैक्स स्लैब एंड टीडीएस चार्ट, देन टीडीएस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अगर कोई इंडिविजुअल भी है और वो अगर टीडीएस चार्ट के हिसाब से किसी को पेमेंट करता है या फिर वो सैलरी देता है, जो भी सैलरी का इनकम टैक्स का स्लैब है उससे ज्यादा का वो अगर पेमेंट करता है तो ऑफ कोर्स उसे टीडीएस का डिडक्शन करना है। और अगर टीडीएस का डिडक्शन करना है तो उसे जमा भी करना है। तो जमा करने के लिए उसे तो टैन नंबर तो चाहिए। तो इट मीन्स टीडीएस चार्ट और इनकम टैक्स का स्लैब, ये दो चीज है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो ऑफ कोर्स अगर आप इंडिविजुअल भी हैं, यानी कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म भी अगर आप रन करते हैं, तो आपके ऊपर भी टीडीएस का नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। अब सपोज के अगर इसे आपको अप्लाई करना है तो सिंपल सा लॉजिक है कि इसका टैन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो फॉर्म नंबर 49 बी होता है। अगर आप जानते हैं तब खुद से कर सकते हैं, अदर देन
आप ये किसी से भी करा सकते हैं। अब सपोज कि आपने अप्लाई कर दिया और आपको टैन नंबर अलाउ भी हो गया, तो उसका फॉर्मेट किस तरह का होगा? बिल्कुल ही ये आपका पैन कार्ड के जैसा ही फॉर्मेट होता है। ये टोटल आपका 10 डिजिट का फॉर्मेट होता है, लेकिन पैन और टैन में आपका फर्क है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टैन नंबर में पहला जो 4 लेटर होता है वो आपका अल्फाबेट का लेटर होता है, बाद का जो 5 होता है वो आपका नंबर्स में होता है, और लास्ट आपका जो होता है वो अल्फाबेट का लेटर होता है। तो टोटल जो आपका 10 का जो नंबर होता है वो आपका 10 डिजिट का होता है। तो हम लोग इसे टैक्स असेसमेंट नंबर या फिर टैक्स से डिडक्शन नंबर भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है टीडीएस फॉर एम्प्लॉय इनकम टैक्स स्लैब सेक्शन 192। आपको पता है कि इसका अभी आपका दो रिजिम चल रहा है। अगर हम इसके रिजिम की बात करें तो एक आपका है इनकम टैक्स स्लैब ओल्ड रिजिम, और दूसरा आपका है इनकम टैक्स स्लैब न्यू रिजिम। अब अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए बात करें तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इसका स्लैब भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओल्ड रिजिम का जो कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो किस तरीके का है। तो आपको पता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन को फॉल नहीं करते, यानी कि नॉर्मल है, आपकी जो उम्र सीमा है वो 60 साल से कम है, चाहे वो मेल हो या फिर आपका फीमेल हो, तो इसके लिए क्या है, अप टू 2.5 लाख तक आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स से नहीं लगेगा। दूसरा इसका स्लैब है कि 2.5 लाख से अगर 5 लाख का डिफरेंस है तो उसका 5% आपको टैक्स से देना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा आपका है कि 5 से अगर 10 लाख के बीच का डिफरेंस है, यानी कि 5 से ऊपर है लेकिन 10 लाख से नीचे है, तो 5 लाख से जितना ऊपर होगा उसका 20% आपको देना होगा। उसी तरीके से इसका फोर्थ स्लैब है कि अगर आपका 10 लाख से ऊपर सैलरी अगर आप अपने एम्प्लॉई को देते हैं तो ऑफ कोर्स आपको 10 लाख के ऊपर जितना होगा 30% के हिसाब से आपको टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है हेल्थ एंड एजुकेशन से, ये कंपलसरी, राइट। तो ये किसके ऊपर निकलता है? जो भी आपका 5%, 20%, 30%, जिसमें भी आपका जो स्टाफ है जो कि सैलरी अर्न कर रहा है उसका जो भी टीडीएस से निकलेगा उसके ऊपर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से भी डिडक्शन करना होगा। अब बात रहती है इनकम टैक्स से रिबेट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक ये आपका चैप्टर जो होता है ये 6A के अंडर में फॉल करता है। इसमें सारा आपको रिबेट आपको मिल जाएगा, राइट। और आपको प्लस से एचआरए का जो रिबेट है वो भी आपको मिल जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो कि 87A का रिबेट यानी कि अप टू 5 लाख नो टैक्स। इसका क्या माने मतलब होता है कि अगर ओल्ड रिजिम के हिसाब से आप अपने एम्प्लॉय का टीडीएस का कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो 5 लाख तक कोई भी आपको टैक्स नहीं मिलने वाला है। ये 87A में 100% का रिबेट मिल जाता है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इसमें बाय डिफॉल्ट 50,000 है जो कि मिलेगा ही मिलेगा। अभी हम लोग इसका एक कैलकुलेशन भी करेंगे, चाहे वो न्यू रिजिम हो या फिर ओल्ड रिजिम हो, आपको सैलरी के ऊपर किस तरीके से टीडीएस को कैलकुलेट करना है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जानकारी के लिए आप एंड तक आप बने रहें। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब फॉर न्यू रिजिम। अभी आपको पता है कि जो भी बजट पास हुआ था उसमें इस तरह का स्लैब आपको देखने को मिला होगा कि पहला जो है कि 4 लाख तक आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख के बीच का डिफरेंस है तो आपको 5% देना है। इसी तरीके से 10, 15 है, 20 है, 25 है और आपका 30% है। सब में अगर आप देखते हो तो 4-4 लाख का यहाँ पे डिफरेंस आपका यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि 24 लाख से अगर ऊपर किसी एम्प्लॉय की सैलरी अगर है, राइट, तो उसका आपको 30% का डिडक्शन करना होगा। अब लोगों का मन ये सवाल ये होता है कि इसमें 12 लाख तक तो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं जब से बजट पास हुआ है। ये बात सही है कि 12 लाख का आपका जो है वो 87A में ही रिबेट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपका देखो 87A में ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक रिबेट है। इसका क्या माने कि 5 लाख तक जो भी आपका टीडीएस बनेगा उसमें 100% का रिबेट मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे किसी का टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस इनकम अलग होता है, आफ्टर डिडक्शन जो आता है हम लोग उसे नेट इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम कहते हैं। तो उसमें क्या होगा ना, 87A रिबेट में 12 लाख तक आपको 100% का रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी का 12 लाख से ऊपर चला गया तो ऑफ कोर्स उसे इस तरह का रिबेट नहीं मिलेगा। उसे
5 भी देना पड़ेगा, 10 भी देना पड़ेगा और प्लस जो कि यहाँ पर 15% है वो भी देना पड़ेगा। इसमें एक आपका मार्जिनल रिलीफ भी होता है जो कि आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि अगर आप पूरा डिटेल में और भी अच्छी तरीके से इस पर महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे आने वाले लाइव सेशन में टीडीएस एंड टीसीएस को जरूर आप ज्वाइन करें। इसके अलावा जो कि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो आपका 75,000 के मिलता है और प्लस इसमें केवल और केवल एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम जो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वही आपको इसमें रिबेट के तौर पे मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम ओल्ड जिम की बात करें तो इसमें 80 से लेकर के 80 प्लस हाउस रेंट अलाउंस ये सारा रिबेट आपको इसमें मिलने वाला है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको इसके अलावा किसी भी तरह का रिबेट आपको नहीं मिलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि ओल्ड रिजिम के हिसाब से हमें किस तरीके से सैलरी के ऊपर टीडीएस को कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं कि कोई भी मिस्टर ए है, उसका यहाँ पे जो ग्रॉस इनकम आता है वो 16,05,100 रुपया आता है। मंथली को आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये आपका पुराना एम्प्लॉय है तो आपको अप्रैल के महीने में ही इसका कैलकुलेशन करना होता है। बाकी आपको पता है कि ओल्ड रिजिम के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आपका 50,000 है, प्लस जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स यानी कि प्रोफेशनल टैक्स है वो आपका 2500 रुपया, वो तो लेस होना ही होना, ये आपका मैक्सिमम होता है। इसे लेस करने के बाद यहाँ पे 15,48,000 रुपया इसकी इनकम आती है। लेकिन और भी कुछ इससे डिडक्शन मिल सकते हैं अगर उसका कोई इन्वेस्टमेंट है, अगर वो किराए के मकान में रहता है तो यहाँ पर देखो एचआरए का रिबेट है जहां पे उसे 1,08,000 रुपए का रिबेट मिल गया है। लेस करने के बाद यहाँ पर 1,44,000 का फिगर आता है। आफ्टर दैट अंडर सेक्शन 80C में आपको पता है कि अप टू 1.5 लाख तक का उसे रिबेट मिल जाता है। होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसमें भी आपका जो कि सेक्शन 24 है उसमें 2 लाख तक का रिबेट आ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि लेस होने के बाद 12,24,467 रुपया यहाँ पे टोटल इसका यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अप टू 2.5 लाख तक तो इसे कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा स्लैब क्या बोलता है, 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस का 5% उसे लगेगा। तो 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का अगर 5% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 12,500 रुपया। ठीक उसी तरीके से 5 से 10 लाख का जो बीच का डिफरेंस है वो कितना कहोगे, 5 लाख। तो 5 लाख का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना निकलेगा, कहोगे 1 लाख रुपया। ठीक है। अब यहाँ बात करता है अबव 10 लाख यानी कि 30% के हिसाब से उसका टीडीएस का गणना किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आप देख सकते हो कि टैक्सेबल इनकम कितना है, 12,24,467 रुपए। तो 10 लाख से ऊपर है ना, तो 10 लाख से कितना ऊपर है, आप कहोगे 2,24,467 रुपये का 30% जब आप निकालोगे तो 67,340 रुपए निकलेगा। अब आपको क्या करना है कि सबको जोड़ देना है, तो टोटल यहाँ पे टीडीएस आपका निकल जाएगा 1,79,840 रुपया। और आपको पता है कि उस टीडीएस के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका कंपल्सरी है जो कि 4% होता है। जब निकालेंगे तो 7,194 निकलेगा। तो इस तरीके से 1,87,034 रुपया ये इन होल फाइनेंशियल ईयर इसका टीडीएस से निकल जाता है। लेकिन हम क्या वन टाइम में इसका टीडीएस पूरा काटेंगे, तो नहीं, क्योंकि आप जो एम्प्लॉय को जो सैलरी दोगे ना वो मंथली मोड में दोगे, तो इसलिए इसका जो डिडक्शन होगा वो मंथली मोड में होगा। बस आपको क्या करना, 1,87,000 को 12 से डिवाइड कर देना, जितना आएगा आप उसका राउंड फिगर हर महीने काटते हुए चले जाओगे। अब बात आती है कि इसकी जो अकाउंटेंसी होगी वो किस तरीके से आपको करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बुक्स में जो भी एम्प्लॉई है उसे आपको ड्यू दिखाना होगा। सैलरी को आपको डेबिट कर देना है, उसकी मंथली सैलरी, और एम्प्लॉई को आपको क्रेडिट कर देना है। ये आपका ड्यू का एंट्री हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम डेट में हम लोग टीडीएस का डिडक्शन भी करेंगे। तो अगर टीडीएस का हम लोग डिडक्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर मंथली जो कि टीडीएस है 15,600 रुपया यहाँ पे निकलता है। एम्प्लॉई को आपको डेबिट कर देना है और टीडीएस ऑन सैलरी को आपको क्रेडिट कर देना है। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक आपको टीडीएस का पेमेंट करना है। तो टीडीएस ऑन सैलरी आपको अपने बुक्स में डेबिट कर देना है और बैंक को आपको क्रेडिट कर देना है। तो इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर जो होता है सैलरी के अगेंस्ट में आपको एंट्री लेनी होती है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं टीडीएस चार्ट का, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत सारा काम जो कि सर्विस होता है, गुड्स होता है, हम लोग
दूसरे वाली कंपनी से आउटसोर्सिंग से बाय करते हैं या रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमें ये पूरा लिस्ट दे दिया है कि इसके हिसाब से जो भी थ्रेशोल्ड है, जो भी नेचर है, जो भी सेक्शन है, उसके हिसाब से आपको टीडीएस को डिडक्ट करना है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हुआ चलता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 194I, ये इसका सेक्शन है। अब इसका नेचर क्या बोलता है, रेंट के अगेंस्ट में है, और रेंट में यहाँ पर ब्रैकेट में देख सकते हैं लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग्स। इसका जो थ्रेशोल्ड है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 6 लाख। पहले इसका 2,40,000 रुपया था, गवर्नमेंट ने इसे बढ़ा करके 6 लाख रुपया कर दिया है। अब अगर 6 लाख से ज्यादा इन होल फाइनेंशियल ईयर हम रेंट के अगेंस्ट में किसी भी लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, याद रखिए चाहे वो एडवांस में हो या फिर आपका बिल के अगेंस्ट में हो, तो पेमेंट करने से पहले ही 10% के हिसाब से उसका टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। तो ये आपका इस तरीके से एक टीडीएस का चार्ट हुआ। इसी तरीके से अगर हम दूसरे चार्ट पे ध्यान देते हैं तो 194J आपका एक सेक्शन होता है, जो कि ये आपका कॉमन सेक्शन है। इसी सेक्शन के ऊपर कंपनी में काम होता है। इसका नेचर क्या बोलता है, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। इसका भी जो थ्रेशोल्ड है वो आपका बढ़ा दिया गया, पहले 30,000 रुपया था, अब फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 50,000 रुपया कर दिया गया है, और ये आपका पूरे साल के लिए याद रखिएगा। अब अगर 50,000 से ज्यादा का आप किसी भी प्रोफेशनल या टेक्निकल के अगेंस्ट में किसी का अगर पेमेंट करते हैं, तो ऑफ कोर्स पेमेंट करने से पहले अगर वो इंडिविजुअल है या फिर अदर्स है, आपको 10% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। अब इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, और इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर और इन द बुक्स ऑफ डिडक्टी आपका कौन कौन सा एंट्री होने वाला है, इसे भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर। यहाँ पर डिडक्टर कौन कहलाता है, ऑफ कोर्स जो कि टीडीएस का डिडक्शन करता है, टीडीएस काटता है। और डिडक्टी कौन होगा, जिसका टीडीएस काटा जाता है। अब यहाँ पे देखिए इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर में कौन कौन से एंट्री होने वाली है। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर 1 लाख का रेंट का बिल वो डिडक्टर जो है वो रिसीव करता है, यहाँ पर जीएसटी के साथ है, तो टोटल जो है 1,18,000 का उसने बिल को रिसीव किया है। तो सबसे पहला एंट्री क्या बनने वाला है, हम यहाँ पे अपना जो एक्सपेंस है या परचेज है हम उसका बुकिंग करेंगे, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे डिडक्टर है ना। तो ऑफिस रेंट आपका आपके बुक में डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से, और एस जीएसटी सी जीएसटी ये हमारा आईटीसी बन जाएगा, तो 9,000 से वो आपका डेबिट हो जाएगा, और आपका जो क्रेडिट हो जाएगा वो लैंडलॉर्ड हो जाएगा, राइट। 1,18,000 से वो क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना, ऑफ कोर्स उसी सेम डेट में आपको क्या करना है, टीडीएस का डिडक्शन भी करना है, या फिर पेमेंट करने से पहले। तो हम भूल न जाएं, उसी डेट में हम लोग क्या करेंगे, टीडीएस का डिडक्शन भी कर लेंगे। जब हम लोग टीडीएस का डिडक्शन करेंगे, ऑफ कोर्स कौन से फिगर पे करेंगे, याद रखिएगा जो कि आपका टैक्सेबल वैल्यू है, ना करके इंक्लूडिंग जीएसटी, राइट। तो इंक्लूडिंग जीएसटी भी अगर हम लोग काट लेते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, अगर आपको महारत हासिल करना है ना तो आप हमारे लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो लैंडलॉर्ड को अगेन आपको डेबिट कर देना, और टीडीएस और रेंट करके आपको एक मास्टर को क्रिएट करना होगा, राइट। अब आपको पता है कि आपका ये जो टीडीएस का फिगर है वो आपका पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है। ड्यू डेट तक आपको इसका पेमेंट कर देना है। जब भी पेमेंट करेंगे तो टीडीएस और रेंट आपके बुक में डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब बात रहती है लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने का, आप बाद में दें या पहले दें, ठीक है ना। एंट्री तो यही बनने वाली है, लैंडलॉर्ड आपके बुक में डेबिट हो जाएगा और बैंक आपके बुक में क्रेडिट हो जाएगा। ये हुआ इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर। अब अगर डिडक्टी है जिसने कि ये सर्विस को प्रोवाइड किया है, वो अपने बुक में किस तरीके से एंट्री करेगा। यहाँ पर देखो क्या है ना कि जब वो सर्विस को देगा, यानी कि उसने गुड्स को सेल किया, आप ऐसे समझ जाओ, तो यहाँ पर वो जो रिसीवर है यानी कि वो डिडक्टर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 1,18,000 से। और टू रेंट रिसीव उसके लिए इनकम है तो ये क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से, और टू आउटपुट एस जीएसटी और आउटपुट सी जीएसटी यहाँ पे उसका क्रेडिट हो जाएगा। ये हुआ सर्विस देने का काम। अब उसके बाद क्या है, पेमेंट आएगा ना इसके पास। जब पेमेंट आएगा तो पैसा कट के आएगा, राइट। और कितना पैसा कटा है, आप कहोगे 10,000 रुपया। तो ये 10,000 रुपया कटा तो इसके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, जिससे हम लोग कहते हैं करंट एसेट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, ऑफ कोर्स बैंक में जितना पैसा आया है वो डेबिट हो जाएगा 1,08,000 से। जितना उसका टीडीएस का डिडक्शन हुआ है 10,000 से वो डेबिट हो जाएगा, और डिडक्टर यहाँ पे 1,18,000 से क्रेडिट हो जाएगा। एक जगह डेबिट हुआ 1,18,000 से, और एक जगह क्रेडिट हुआ 1,18,000 से। इसका माने डिडक्टर का यहाँ पे जो अकाउंट्स जो है वो क्लोज हो गया। तो इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर और इन द बुक्स ऑफ डिडक्टी आपको जर्नलाइज करना होता है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि हाँ भाई टीडीएस का पेमेंट तो करना है, अब इसका ड्यू डेट क्या है। आप कहीं पर भी जाओगे टीडीएस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएसटी के बाद,
राइट? तो इसका ड्यू डेट क्या होता है? ऑफ कोर्स इसका 7 तारीख होता है, ठीक है ना? अगर अप्रैल का है तो 7 मई तक, मई का है तो 7 जून तक, जून का है तो 7 जुलाई तक। इस तरीके से आपका 7 दिन का इसमें ड्यू डेट आपका रहता है। इससे पहले आपको पेमेंट करना है या 7 तारीख के रात के 12 बजे तक ऑनलाइन मोड में इसका आपको पेमेंट करना होगा। अब इसका बात होते है कि किस तरीके से आप टीडीएस का पेमेंट करोगे? क्या इसके लिए हमें फिजिकली बैंक में जाने की जरूरत नहीं? आज की तारीख में ई पे टैक्स का जमाना है, राइट? आप इनकम टैक्स या पोर्टल पे जा करके बहुत सिंपल वे में इसका पेमेंट कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है incometax.gov.in। ये इस तरह का इंटरफेस है, यहाँ पे आपका दिखता है, राइट? आप यहाँ पे ई पे टैक्स के थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो चालान जो होता है वो चालान नंबर 281 होता है, जहां के आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए आप रिप्लाई करोगे, अगर आपने किसी का टीडीएस का डिडक्शन किया है तो उसके लिए कौन सा चालान आपको सेलेक्ट करना होता है? यह लगता है चालान नंबर 281। अब जैसे ही आप लोग सक्सेसफुली टीडीएस का पेमेंट कर देते हो तो उससे क्या मिलता है? आपको ऑनलाइन मोड में एक्नॉलेजमेंट की कॉपी मिल जाती है, जो कि इस तरह का फॉर्मेट आपका रहेगा। अब इसे डाउनलोड कर लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि इसी के साथ आपका रिटर्न भी फाइल होगा, क्योंकि इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आपको बीएसआर कोड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारा चालान नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्लस टेंडर डेट जिसे कि हम लोग डिपॉजिट डेट कहते हैं। तो जब हम लोग टीडीएस का रिटर्न फाइल करेंगे ना, ये चालान का डिटेल्स भी उसमें ऐड किया जाएगा, और अगर मिसमैच होगा तो फिर आपका रिटर्न गलत चला जाएगा। तो काफी ध्यान से भी हमें इसका डेटा को रखना होता है, एक्सेल में इसे मेंटेन करना होता है, या जो भी आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, आप ये चालान का डिटेल्स वहां पे आप सेव कर सकते हैं। तो यहां तक बात हुई कि हाँ, हमने चालान का पेमेंट कर दिया। अब बात आती है, ये तो हम लोग हर मंथ में करेंगे, तो बाद में क्या करना है? अरे बाबा, बाद में रिटर्न फाइल करना है। और आपको पता है कि पूरे साल में 4 टीडीएस का रिटर्न फाइल किया जाता है। टीडीएस का रिटर्न, अब जैसे कि आप जो टीडीएस के ऊपर काम कर रहे हो, 2 तरीके से कर रहे हो, टीडीएस फॉर एम्प्लॉय और टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय। तो इसका जो रिटर्न भी जाएगा ना, वो 2 अलग अलग जाएगा, ऐसा नहीं कि एक साथ जाएगा, 2 अलग अलग ही जाएगा। अब इसका फॉर्म का नाम है फॉर्म नंबर 24Q, किसके लिए? टीडीएस फॉर एम्प्लॉय के लिए। इसी तरीके से फॉर्म नंबर 26Q है, वो किसके लिए है? टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय। इस दोनों के साथ एक और भी फॉर्म अटैच किया जाता है, जो कि डिटेल बनता है ऑनलाइन, उसका नाम है फॉर्म नंबर 27A। अब इसका ड्यू डेट क्या होता है? इसका भी जो ड्यू डेट होता है उसमें 1 महीने का आपके पास टाइम रहता है। पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून, 31 जुलाई तक रिटर्न अपलोड हो जाना चाहिए। दूसरा क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, 31 अक्टूबर। इसी तरीके से 31 जनवरी, जो कि लास्ट क्वार्टर आपका होता है ना, जनवरी टू मार्च, इसमें 2 महीने का टाइम आपके पास रहता है। यहां तक आपको अपने टीडीएस का रिटर्न को अपलोड कर देना है। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न अपलोड करते हैं तो हो तो जाएगा, लेकिन 200 रुपया पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी आपको लग जाएगी, जो कि मैक्सिमम होता है 5,000 रुपया पर रिटर्न। अब आपने रिटर्न को अपलोड कर दिया, चाहे वो आप खुद से इनकम टैक्स या पोर्टल पे अपलोड करें, या फिर एनएसडीएल या फिर कार्बी का जो भी ऑफिस है, आप वहां पर जाकर भी अपलोड करा सकते हैं। अगर आपका सक्सेसफुली रिटर्न अपलोड हो जाएगा तो टीडीएस का सर्टिफिकेट का मामला आ जाएगा, क्योंकि जितना भी डिडक्टी है उससे आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा। ठीक है? तो टीडीएस का सर्टिफिकेट का क्या माने? इसमें आपका 2 तरह का रिटर्न गया तो 2 तरह का आपका सर्टिफिकेट भी बनेगा। एक पहला बनेगा फॉर्म 16, ये किसके लिए? टीडीएस फॉर एम्प्लॉय के लिए। जो आपने अपने स्टाफ का टीडीएस का डिडक्शन किया, उसके अगेंस्ट में रिटर्न फाइल किया, तो उसे भी आपको साल में एक बार ये फॉर्म देना पड़ेगा, जिसका नाम है फॉर्म 16। इसका पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। ये ऑटोमेटिक आपका जनरेट होता है टीडीएस ट्रेस की वेबसाइट से। ठीक उसी तरीके से जो आपने नॉन सैलरी के अगेंस्ट में जो टीडीएस का डिडक्शन किया, फॉर्म नंबर 26Q को आपने अपलोड किया, तो उससे क्या जनरेट हुआ? फॉर्म 16A। इसका पार्ट ए पार्ट बी नहीं होता है, राइट? इसका एक ही पार्ट होता है। तो ये आपको इशू करना होगा। अब इसे आप कहां से डाउनलोड करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे टीडीएस सीपीसी, या फिर आप गूगल पे टीडीएस ट्रेस वेबसाइट को अगर आप सर्च करेंगे तो ये वाला आपको वेबसाइट वहां पर आपको मिल जाएगा। बस सिंपली आपका जो भी 10 बेस यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका बना हुआ है, आप यहाँ पर आप इसे लॉगिन करेंगे, और इसका एक पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसके के थ्रू आप सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टीडीएस एंड टीसीएस पर हर तरीके का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे आने वाले लाइव सेशन को आप ज़रूर जॉइन करें। आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।